आज हम करने वाले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर है 3 मनी मार्केट। इससे पहले मैं 3 चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक्स के फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर का पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ। और क्रेडिट कंट्रोल वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा और इसमें से 100% 15 नंबर का आएगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया था तब मैंने आपको बताया था कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इस हिसाब से मैंने अब तक आपका 30 नंबर का पेपर 30+5, क्योंकि एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा इन 3 चैप्टरों में से। सो दैट्स वाई मैंने आपको 35 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ऑलरेडी तैयार कर दिया है। आज हम आपको 15 नंबर के लिए फिर लेके आए हैं मनी मार्केट के ऊपर, क्योंकि इस चैप्टर में से और कैपिटल मार्केट में से दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। और इस चैप्टर को करोगे तो क्या होगा, आपको नॉलेज भी हो जाएगी मार्केट के अंदर अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स वाई ये चैप्टर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। सो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज 3rd चैप्टर करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। बुक बहुत बड़ी हुई है, उसकी तरफ मत जाना, मेरी वर्डिंग के ऊपर जाना, क्योंकि ये जो बुक है मैंने अपने ही स्टूडेंट से ली है। जब मैंने उनको पढ़ाया था तो उन्होंने साथ साथ लिखा हुआ था कि ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों ने ही, ये 16 नंबर में इंपॉर्टेंट है। देखिए उनकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न 16 नंबर का है। अगर आप CRS यूनिवर्सिटी से हैं तो 15 नंबर का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है तो 15 नंबर का, GJU का है तो 20 नंबर का मिलेगा। मुझे उस यूनिवर्सिटी का पता नहीं है फिलहाल, फिर भी मुझे पता है कि उनकी भी डेट शीट आ चुकी है। बट मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, देखिए 2 वर्ड से बनाइए, मनी एंड मार्केट। मनी का मतलब क्या होता है, पैसा। मार्केट का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पर पैसों की लेन देन होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मनी मार्केट रेफर टू द और दैट ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मनी इज बोरो एंड लेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इसका बस यही मतलब है। देखिए आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरा हर वीडियो के अंदर, हर चैप्टर के अंदर समझाने का बस एक ही पैटर्न रहता है कि आपको जो समझाऊं ऐसे एग्जांपल दूं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि आप बैंक के अंदर जाते हैं, ये मान लीजिए बैंक है, ठीक है, ये मान लीजिए पर्सन है मिस्टर एक्स, या जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको वो अपना नाम लीजिए, जैसे रामू, शामू। लगभग क्या है बच्चे मेरे जो है मैंने नोट किया है, जैसे कि A नाम से और S नाम के और M नाम के बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो अपने अपने देख लीजिए। R M S A to Z, लो सभी का आ गया नाम। ये नहीं कहेंगे कि इनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये बच्चे भी आ गए A to Z। ठीक है, ये इनके पास बहुत सारा पैसा था। मान लीजिए आप लोगों के पास 20 लाख रुपए रखे थे, क्या आप उसको घर रखोगे? घर नहीं रखोगे ना। आप क्या सोचोगे, मैंने आपको बताया था कैसे बैंक से पैसा कमाते हैं, याद है वो वीडियो? नहीं याद तो देख लेना, कैसे बैंक आपसे पैसे कमाते हैं, बैंक कैसे आपके पैसों का यूज करता है, वो वीडियो मैंने बताई थी। आज मैं फिर बताने वाली हूँ। आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आप कहाँ जाओगे डिपॉजिट करवाने? बैंक के पास। आपने बैंक के अंदर क्या किया, डिपॉजिट करवाए, आपने बैंक के अंदर जमा करवाए, और बैंक आपको जमा किए हुए पैसों पर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। मान लीजिए 20 लाख के ऊपर आपको 4% भी इंटरेस्ट मिलता है, तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका कितने % इंटरेस्ट हो गया। देखिए 80,000 रुपए इसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, क्वार्टरली मंथली जैसे भी बैंक देता है। ठीक है, ठीक है, ये तो बात होगी डिपॉजिट करवाने की, आपने पैसा कमाया है। बैंक कैसे पैसा कमाता है, इन पैसों से। जब मान लीजिए ये ABC लिमिटेड है, इसको पैसों की जरूरत है, इसे एक नया इन्वेंशन करना है, अपनी कंपनी के अंदर कुछ एक नई मशीनें लेके आनी है। वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, दौड़ा बैंक जी पैसा दे दो। बैंक कहता ले लो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। ये कहते ठीक है दे दो, पर कहते कि क्या लोगे, वो कहते कि क्यों ना लूं तुम्हें, तुमसे क्या ना लूं, तुमसे मैं लूंगा सिक्योरिटी। अगर तुमने इन फ्यूचर आप मेरा पैसा नहीं दिया कि मैं आप तुम्हारी सिक्योरिटी को बेच के पैसा तो ले लूं, अगर तुमने पैसा दे भी दिया, जब तुम मुझे रिटर्न दोगे ना, बैंक ने इसको पैसा दिया, मान लीजिए आपने, बैंक ने दिया है उसको 10 लाख रुपए, 10 लाख के बदले उसने सिक्योरिटी भी ली। वो कहता है कि जब तुम मुझे 10 लाख रुपए देगा ना, तो 10 लाख के साथ मैं तुझसे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, और वो इंटरेस्ट की रेट डिपॉजिट रेट से
हायर होती है। याद रखना इस बात का, तभी प्रॉफिट होता है। मान लीजिए इसने 20 लाख का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इसके ऊपर रेट लगता है 6%, ठीक है। तो इसके वो पता है कितने रुपए देने पड़ेंगे, 20 लाख तो देने ही पड़ेंगे। और 20 लाख के ऊपर जो 6% होता है, 6% के 20 लाख का हो गया 1,20,000 रुपये, मीन्स कि 21,20,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस आ गया होगा समझ में कि बैंक को मिस्टर एक्स को देने पड़ेंगे 20,80,000 रुपये और बैंक लेगा इससे 21,20,000। दोनों का डिफरेंस बताइए जल्दी से मुझे। 40,000 रुपये है। इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 40,000 रुपये है। इस 40,000 को कहेंगे हमारी बैंक की इनकम। बैंक ऐसे कमाता है पैसे, ठीक है। कंसेप्ट आया समझ में। इसी तरह से मनी मार्केट होती है। मनी मार्केट के अंदर भी लैंडिंग एंड बोरोइंग चलती रहती है। क्या लैंडिंग एंड, आई होप स्पेलिंग गलत हो गई है, एक सेकेंड। लैंडिंग एंड, हाँ, BORROWING, बोरोइंग। लैंडिंग का मतलब होता है पैसा देना, मीन्स कि इसने क्या किया है, बैंक को पैसा दिया है, डिपॉजिट किया है, ठीक है। और बोरोइंग का मतलब होता है बैंक से पैसा उधार लेना, ठीक है। और आपको एक बात नजर आ रही है, यहाँ बैंक है, यहाँ मिस्टर एक्स है और यहाँ पर ABC लिमिटेड है। ये बैंक किसका काम कर रहा है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है ना। ये बैंक इसको जानता है, ये बैंक इसको जानता है, बट ये आपस में जानते हैं, नहीं जानते। तो बैंक एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, एक बीच में एक पुल का काम कर रहा है कि अगर इसको पैसों की जरूरत है, इसके पास ज्यादा पैसे है तो यहाँ डिपॉजिट करवा लो, इसे पैसों की जरूरत है तो इससे यहाँ से ले लेगा। और आखिर में प्रॉफिट किसको होगा, बैंक को होगा। इनकम ज्यादा से ज्यादा बैंक अर्न करता है, ठीक है। और मनी मार्केट के अंदर ये दो चीजें तो होती हैं, बट एक बात आपको ये याद रखनी है, दूसरी ये याद रखनी है, तीसरी क्या रखनी है, मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है सारा काम। शॉर्ट पीरियड मीन्स की 1 डे टू 12 मंथ्स, ठीक है। 1 साल से लेके 12 महीनों तक की डीलिंग होती है पैसों की मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। पूरी ये जो पूरी रामकथा कहानी लिखी हुई है ना, ये सारी समझ में आ जाएगी। फटाफट पढ़ देती हूँ मैं। ये तो आ गया समझ में। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके अंदर लैंडिंग एंड बोरोइंग होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। एक ऐसा सेंटर है जहां पर शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स की बोटिंग मतलब कि सेल और परचेज की जाती है। एक ऐसी मनी मार्केट है जहां पर बोरोइंग की जाती है, गेट अ शॉर्ट पीरियड के लिए फंड्स को लिया जाता है थोड़े टाइम के लिए। ABC लिमिटेड ने लिया था ना पैसों को। और लेंडर का मतलब होता है मेक अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो मिस्टर एक्स था ना यहाँ पर हमारा, इसने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था बैंक के अंदर कि चलो मैं 10 महीने के लिए रख लेता हूँ, फिर अगले 11वें महीने में मुझे मिस्त्री लगाने हैं, घर पे कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, तो क्या होगा, वो निकाल लेगा 10 महीने का तो इंटरेस्ट चार्ज करूँ मैं बैंक से, है ना। तो लेंडर क्या होता है, जो पैसा जमा करवाता है। बोरोवर वो होता है जो पैसा उधार लेता है, ठीक है, ठीक है जी। ये कहते हैं कि ये जो शॉर्ट पीरियड होता है यूजुअली अप टू 1 ईयर का होता है। 1 साल तक के लिए आप इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है। द इंस्टीट्यूशंस विच हैव ए शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड लैंड इन अ मनी मार्केट एंड अर्न द गुड रिटर्न इंस्टेड ऑफ द कीपिंग दिस फंड आइडल। ये कहते हैं कि ये ऐसी मार्केट है जहां पर थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट को अर्न करने के लिए फंड्स को इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन इतने सारों ने दे रखी है, आपको कौन सी करनी है वो बताती हूँ। आपको केवल रिजर्व बैंक वाली करनी है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी मार्केट के अंदर होने वाली डीलिंग को क्या करता है, सेटअप करता है, ठीक है। वो आगे आपको पता लग जाएगा RBI वाले चैप्टर में अंदर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ोगे आप 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, उसमें पता लग जाएगा। फिलहाल RBI का आपको एक्ट पता होना चाहिए। RBI का एक्ट आया था हमारा इंडिया के अंदर 1934 के अंदर, बट इसे लागू किया गया था 1935 के अंदर 1 अप्रैल को,
ठीक है। मनी मार्केट एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसी जगह है जहां पर डील किया जाता है शॉर्ट टर्म, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए मोनेटरी एसेट्स को, मीन्स कि पैसे के लेन देन को, जहां थोड़े समय पर डीलिंग की जाती है, ऐसी जगह को, ऐसी मार्केट को मनी मार्केट कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया, बिल्कुल आया होगा। यहाँ पर फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ये एक तरह का ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऐसी संस्था है जो पैसे कोई लेन देन करवाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि काफ़ी सारे बैंकों की ब्रांच होते हैं, जैसे आईसीआई होती है बैंक हमारी, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, काफ़ी बैंक होते हैं और इनके अंदर भी टाइप्स होती हैं, जैसे आईसीआई, बड़ौदा, एचडीएफसी, एसबीआई, पंजाब नेशनल, इंडियन बैंक, वेरियस टाइप ऑफ ये सभी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसे को अरेंज करके आप लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ पर सरप्लस, जो जिसके पास सरप्लस होता है, जैसे कि मिस्टर एक्स के पास सरप्लस था, इसके पास इस सरप्लस से डिफिसिट एरिया के अंदर, मीन्स कि एबीसी लिमिटेड को पैसों की ज़रूरत थी, यहाँ पर डिफिसिट्स था, मीन्स कि यहाँ पर कमी थी पैसों की, यहाँ पर सरप्लस था। इस सरप्लस एरिया से पैसा यहाँ पर लेके आने के लिए बैंक एक ब्रिज की तरह काम करता है। इट इज़ सर्व एज द कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटर है, मीन्स कि एक बीच का मीडिएटर है जो हेल्प करता है, लिंक इस्टेब्लिशमेंट करता है, मीन्स कि ब्रिज बनाता है एक ब्रोवर के अकॉर्डिंग, ब्रोवर और लैंडर में, दोनों के बीच में। ठीक है, इट हेल्प द कमर्शियल बैंक। एक ये हेल्प करता है कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, वो आगे मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कौन कौन से बैंक कमर्शियल बैंक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी हेल्प करता है। ये कहते हैं कि जो हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है, जो मैंने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 में, क्योंकि मैंने पहले इसलिए डिस्कस किया क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम पहले ये चैप्टर करवा दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ड SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनका मतलब क्या होता है, ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे व्यू लेके आ रही है वो वीडियो भी, मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहते रहा करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि मैं आपसे कोई फीस तो ले नहीं रही। आपकी फ़ीस क्या है? आपकी फ़ीस ये है, बस आपको शेयर करना है चैनल को और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है सभी को, क्योंकि तभी मैं मोटिवेट होंगे, तभी तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँगा ना, तभी आपका सिलेबस अच्छा होगा। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे चैनल को, ठीक है, तो क्या मज़ा आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो आपके लिए बस यही प्रार्थना है कि आपको सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी को इस चैनल को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है? थोड़े टाइम के लिए जो आपकी तरलता के अंदर जो भिन्नता आती है ना, मीन्स की जो डिफरेंस आता है लॉस का, जो मेंटेनेंस का जो डिफरेंस आता है, उसको कवर करने के लिए मनी मार्केट हेल्प प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है इट अनेबल द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपेशन इन मनी मार्केट। सेंट्रल बैंक इसके अंदर रेगुलेशन सेट करता है कि किस तरह की सिक्योरिटी को आप इशू कर सकते हैं, किस तरह के फंड्स की लेन देन कर सकते हैं, ये सारी रूल रेगुलेशन हमारी सेंट्रल बैंक करती है। ठीक है, और इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट, फ्लोटेशन कॉस्ट इसकी क्या होती है? रेस तो होती है बट कम होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जो शुरू में आप जब सिक्योरिटी को खरीदते हैं उस टाइम पर क्या होता है, आपका खर्चा होता है। जैसे कि आप बिजनेस को सेट करते हैं, मान लो ये एबीसी लिमिटेड ने अपना बिजनेस सेट किया होगा, तो सेट करने से पहले क्या किया होगा, उसने ज़मीन खरीदी होगी, ज़मीन खरीदने के बाद उसने क्या किया होगा, रजिस्ट्री के पैसे पर लगाया होगा, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू की होगी, वगैरह वगैरह, फलाना डिकना मुकड़ा जो भी होता है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। बट अगर मनी मार्केट के अंदर अगर आप फंड्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब कि जो शुरू में होने वाली कॉस्ट, जब सिक्योरिटी को हम परचेज सेल करते हैं उसे बोलते हैं फ्लोटेशन, और यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ही सस्ती होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्री रिक्विजिट ऑफ एफिशिएंट मनी मार्केट। मीन्स ये कहते हैं कि इन कौन कौन से जो सेक्टर हैं जो डेवलप करते हैं मनी मार्केट के लिए, मीन्स कि जो ये मनी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जो डेवलप हो रहे हैं थ्रू द मनी मार्केट।
देखिए ये कहते हैं कि डेवलप द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को तो डेवलप होना ही है, क्योंकि बैंक का काम क्या होता है, पैसे को डिपॉजिट करवाना और लोगों को लोन देना। तो जब मनी मार्केट भी तो यही काम कर रही है, अब उससे प्रभावित होकर वो भी काम करेंगे। तो देखिए, बैंकिंग सिस्टम सर्व एज अ लिंक बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द वेरियस सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट। ये कहते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सर्विस है, वो लिंक इस्टेब्लिशमेंट करती है। सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, और वेरियस सेगमेंट मीन्स कि छोटे छोटे बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल, इंदिरा बैंक, बड़ौदा बैंक, फलाना बैंक, टिकटा बैंक, सारे बैंकों के साथ में लिंक इस्टेब्लिशमेंट करती है, क्योंकि ये एक मनी मार्केट है। पैसे का फ्लो थोड़े टाइम से यहाँ से शुरू होता है। कमर्शियल बैंक आर द मेन सोर्स ऑफ द सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ द फंड इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा फ्लो, पैसे का कारण कौन सा बैंक होता है, कमर्शियल बैंक करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड पैसों की यही बैंक करता है। विदाउट वेल डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम, अगर बैंक के अंदर सिस्टम ही नहीं है, बैंक के अंदर पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स की, अगर जैसे कि आपको मेरी वीडियो देखने के लिए क्या करना होगा, आपको मेरी वीडियो देखने के लिए पहले नेट ओपन करना होगा ना। अगर आपके पास नेट ही नहीं है, क्या आप वीडियो देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। अगर आपके पास नेट होगा तो आप इजीली कर सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपके पास वो सभी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो एक काम को करने के लिए, सहजता के लिए आप कर सकते हो, इसकी आपको दिक्कत ना हो। तो डेवलप करता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो भी कोई सिस्टम है, जो भी कोई इक्विपमेंट की जरूरत है, कोई भी सोर्स की जरूरत है, जो मनी मार्केट से बैंकिंग के तरफ आने में तो दिक्कत दे रही है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो जाती है। कई बार कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आने होते हैं हमें, टेलीफोन करने के बाद ही वो डिले होगा, और टेलीफोन की तारीख टूट गई है वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी इशू हो जाए, अगर वो सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो क्या आप उसके साथ डीलिंग कर सकते नहीं ना। तो यही बात कह रहे हैं। एक्टिव सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक भी एक्टिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का मेन पर्पस क्या होता है कि सेंट्रल बैंक डायरेक्शन देती है बैंकों को, और बैंक क्या करते हैं, जब लोन देते हैं डिपॉजिट करवाते हैं, और वो मेंटेनेंस करते हैं स्लैग सीजन और बिजनेस सीजन को, बिजी सीजन को। मींस ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, किसके लिए, मनी मार्केट के लिए। क्यों, क्योंकि जो स्लैग सीजन होता है मंदी, जब मार्केट के अंदर पैसे की इतनी वैल्यू नहीं होती। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि अब फिलहाल फरवरी है ना, तो फरवरी अक्टूबर से लेकर मार्च तक के महीने में सबसे ज्यादा लोग क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। कारण पता है क्यों लेते हैं, कारण जानते हो, मैं बताती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होती है, फसल होती है, किस चीज की, वीट की। गेहूं की उगाई करने के लिए किसान क्या करते हैं, लोन लेते हैं बैंकों से। अगर इस स्लैग सीजन, ये होता है बिजी सीजन, जहां पर सबसे ज्यादा लोन लिए जाते हैं, और जब क्या है, ऐसे महीने जहां पर कम लोन लिया जाता है उसे बोलते हैं स्लैग सीजन, मंदी का टाइम। और बिजी सीजन बोलते हैं जहां लोग क्या होते हैं, बहुत ही बिजी होते हैं। ठीक है, इस तरह से भी ये सेंट्रल बैंक भी पूरी तरह से एक्टिव रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ मनी मार्केट सप्लाई ऑफ अ फंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ द वेरियस सब मार्केट। हर एक मार्केट के अंदर मनी मार्केट से क्या होता है, फंड का फ्लो होता है। जैसे कि कॉल मनी, पैसे देकर कॉल करके क्या मंगवाना, पैसे, ये लगभग बैंक यूज करते हैं। मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट है कॉल मनी का। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए ही हम इसको यूज करते हैं, लगभग बैंक इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें भी एक्टिव करता है। मीन्स कि जहां पर बैंक के अंदर पैसा जाएगा, बैंक को भी एक्टिव करेगा। सेंट्रल बैंक को इसलिए एक्टिव करता है क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या करती है, इनके लिए पॉलिसी बनाती है, कंट्रोल करती है, इनके लिए कंडीशंस अप्लाई करती है, रूल बनाती है। तो ये भी एक्टिव होगी, सब मार्केट भी एक्टिव होगी। साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ ए वैरायटी ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स कि मार्केट के अंदर, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जितने ज़्यादा सेलर होंगे मार्केट के अंदर किसी सामान को बेचने के लिए। मान लीजिए ये पेन है, पेन ब्लैक है, ब्लैक पेन को बेचने के लिए मेरे पास मार्केट के अंदर 10 सेलर है, और एक जगह है केवल एक ही सेलर है, और खरीदने वाले काफ़ी सारे हैं, और यहाँ पे भी खरीदने वाले काफ़ी सारे हैं। ये बायर है, ये क्या है, बायर है, ये है बायर, यहाँ पे सेलर। तो यहाँ पे आप बताइए, ये इन बायर के पास चॉइस कितनी है,
एक ही चॉइस है, जो इस दुकानदार के पास होगा वही खरीदनी पड़ेगी, है ना। बट इन केस हम इस सेक्शन में आ जाए, इस नई जनरेशन के अंदर आ जाए, तो बायर का जिस भी दुकान पे जाने का मन करेगा वो जाएगा जहाँ उसे अच्छी वैरायटी मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि फाइनेंस का जो मोड है आपको कैश में मिल जाएगा, कैश की फॉर्म में मिल जाएगा, कैश के अलावा मिल जाएगा पैसा, वो इसको भी बढ़ावा देता है। देखिए, द मनी मार्केट वुड शुड ऑफर ट्रेडिंग इन वेरियस टाइप ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। काफ़ी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप डील कर सकते हैं, एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। जैसे कि वो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा क्या है, ट्रेजरी बिल भी हमने डिस्कस किया था, आई होप हाँ कर लिया था। ये ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर, ये सारे क्या है, टाइप है शॉर्ट टर्म के मनी मार्केट के, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव सेकेंडरी मार्केट, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। जब तक आपको कैपिटल मार्केट का चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट हमारी कैपिटल मार्केट है, ठीक है। 6 पॉइंट है हमारा एडुकेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड। ये कहता है कि मनी मार्केट के थ्रू आपके पास पैसों की सप्लाई और पैसों की जो डिमांड है दोनों को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से सोर्सेज होते हैं, जैसे कि दिस वुड बी हैव अ लार्ज डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ फंड। इनके पास काफ़ी तरह की लार्ज अमाउंट में डिमांड होती है और लार्ज अमाउंट की डिमांड को पूरा करने के लिए इनके पास पैसा भी बहुत होता है, सप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ ए डाइवर्सिफाइड पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर काफ़ी तरह के लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और लार्ज पार्टिसिपेशन रिक्वायर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। मीन्स कि जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, मीन्स कि देखो यहाँ पे अगर मैं इन सबको मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए कहूँ तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा आइडिया, जितने ज़्यादा आइडिया होंगे उतना ज़्यादा ट्रेड होगा। कोई कहेगा कि मैं कॉस्मेटिक का करना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं गारमेंट्स का करना चाहता हूँ बिजनेस, कोई कहेगा कि मैं शेयर के अंदर लगाना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मैं फ़ोन के जो होते हैं ना इनके भी शेयर्स होते हैं, जैसे कि सैमसंग का शेयर, रियलमी का शेयर्स, इनके भी होते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पर्सन होंगे, पार्टिसिपेंट होंगे, उतने ज़्यादा आप ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रेड हो चाहे फॉरेन ट्रेड हो, ठीक है। ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी को कि एनकरेज करे इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सेक्टर के। अगर आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा। मीन्स कि आप जब तक बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं कराओगे वो पैसा कहीं और यूज ही नहीं होगा, है ना। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूँ जितने पैसे आपके पास रखें, ये नहीं है कि कभी मम्मी को बोले ला मम्मी सारे पैसे दे मैं बैंक में जमा, नहीं, थोड़े से तो अमाउंट ऐसे घर में भी रखने की इन फ्यूचर आपके पास क्या है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हैपन हो जाए कि आपको इन सडनली यूज हो जाए। कम से कम क्या है, आपको मंथली 1000-2000 मिनिमम, मैक्सिमम आप जितने भी आपके पास वो सारे पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करवाने चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए थे उनको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए क्या किया जाएगा, रेगुलेशन किया जाता है। मतलब कि एक पर जैसे कि हमारे सिर के ऊपर मीन्स कि जब हमारे स्कूल में, हमारे क्लास के अंदर प्रिंसिपल के अलावा हमें कौन कौन देखता है, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारा मॉनिटर, कि ये कर रहा है काम नहीं कर रहा, है ना। तो ये चीज़ें भी मार्केट के अंदर भी होती है। ये कहते हैं कि अगर मनी मार्केट ने अच्छे से काम किया, मनी मार्केट में अच्छे से काम हो रहा है तो मनी मार्केट में डेवलपमेंट होगी, ठीक है। यही बात कहते हैं। द ऑपरेशन ऑफ अ मनी मार्केट नीड टू बी डायरेक्टेड, रेगुलेटेड, मॉनिटर्ड बाय द सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, सेबी एंड अदर अथॉरिटी। इन सभी के द्वारा उसके ऊपर क्या बोलते हैं, मनी मार्केट के ऊपर आंखें गड़ा के रखते हैं कि उनको देखे, अगर वो अच्छा काम करते हैं उनको बढ़ावा देंगे, उनमें और स्कीम लेके आएगी गवर्नमेंट, ठीक है। सपोर्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी, ये कहते हैं कि मनी मार्केट जो होती है हमेशा इस तरह की फंड्स के अंदर ट्रेड करती है, इस तरह के फंड्स के अंदर डीलिंग करती है जैसे कि गवर्नमेंट ने जैसी पॉलिसी अब फॉलो की है। जैसे कि अब बजट में लगभग कैसी डीलिंग होगी, ऑनलाइन, है ना।
ऑनलाइन सिस्टम करेंगे। डिजिटल इंडिया का टारगेट है जो कि 2015 में सेट हुआ था, 2023 तक का उन्होंने टारगेट अचीव करना है। एक फेस उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, दूसरा रहता है वो किस लिए, जैसी पॉलिसी होगी मनी मार्केट के अंदर भी वैसी ही फंड को ट्रेड करने के लिए सिस्टम्स को यूज किया जाता है। जैसे कि फॉरेन में इन्वेस्ट करने के लिए आप फॉरेन में थोड़ी ना जाओगे, नहीं ना, इंटरनेट की सुविधा का यूज करके, जैसे कि अब डिजिटल इंडिया है तो नेट जो कि है टेक्नोलॉजी को क्या है ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो मनी मार्केट के अंदर जो फीचर्स है इसका मतलब पता है क्या है कि किन किन सेक्टर्स की एफिशिएंसी क्या है बढ़ावा मिला है। बैंकिंग को, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इस सेक्टर से बैंकिंग सेक्टर, ये जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि इंडियन मनी मार्केट के जो टूल हैं, इसे ऑर्गेनिज्म भी बोला गया है, इसके टूल भी बोला गया है, इसको सब मार्केट भी बोला गया कि मनी मार्केट के सब मार्केट कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बोला गया है, मतलब इसके टाइप भी कहेंगे, टाइप ऑफ मनी मार्केट। ये वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो नए हैं। सो इसलिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्टार्टिंग से सिलेबस देखो करो कि जिससे क्या है मुझे आसानी हो जाए आपको समझाने में। अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर वहाँ भी ना मिले तो मेरे चैनल के अंदर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में थर्ड ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं IFS थर्ड सेमेस्टर फॉर बीकॉम क्लासेस, ठीक है, वहाँ पे आपको IFS के चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। कॉल करके पैसा लोन पर लेना उसे बोला गया है। कॉल करके पैसा लोन पर लेना लगभग बैंक लेते, कमर्शियल बैंक लेती है और इनका टाइम ड्यूरेशन थोड़े टाइम के लिए होता है, 1 से लेके 14 दिन तक होता है। तो इसलिए इसे शॉर्ट नोटिस मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट नोटिस मनी भी कहते हैं। और साथ में इसे हम कॉल मनी कहते हैं। कॉल मनी, ओवरनाइट मनी, काफ़ी नामों से जाना था क्योंकि थोड़े टाइम पे है ना, तो थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द फंड्स आर बोरो एंड लेंट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, जब फंड्स को मतलब कि फंड्स को क्या किया जाता है, थोड़े टाइम के लिए उधार पे लिया जाता है या फिर किसी को उधार पे देते हैं थोड़े टाइम के लिए, और टाइम कितना है 1 से लेके 14 दिन तक का है। इफ मनी इज बोरो और लेंट फॉर 1 डे, अगर 1 दिन के लिए दिया जाए पैसे को उधार पर, उसे क्या कहेंगे? कॉल मनी कहेंगे। मीन्स की 1 रात के लिए आपने उसके पैसे का यूज किया, फिर 1 रात के यूज करने के बाद उसे वापस लौटा दिया। ये बैंक पता है क्यों लेते हैं? अभी कहेंगे कि 1 रात के लिए का क्या करना है। कारण ये है कि जब बैंक के अंदर, जब मान लीजिए जो बैंक है ये इतनी लेन देन करता है, अब इसने इसको तो दे रखे हैं पैसे 20 लाख रुपए, अब ये आ जाए एट ए टाइम पर मांगने, करोड़ों में होती है, ऐसे ऐसे पता नहीं 10% आ जाए अपने 20-20 लाख रुपए मांगने, तो बैंक के पास शॉर्टेज हो जाती है। तो वो 1 टाइम के लिए, 1 रात के लिए, 14 दिनों के लिए पैसा क्या करते हैं? कॉल करके मंगवाते किसी दूसरे बैंक से, उसे बोलते हैं मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कॉल मनी मार्केट, ठीक है। बैंकर एक्सेप्टेंस मार्केट। बैंकर एक्सेप्टेंस मार्केट का मतलब क्या होता है? ये एक तरह से क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूँ ना कि एक रिसीट के टाइप में होते हैं। जैसे कि आपने कभी ट्रेन से सामान उतरते देखा है? आई होप नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। आपने पोस्ट ऑफिस की वैन तो देखी होगी, हर स्टेट के अंदर होती है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है पोस्ट ऑफिस की वैन। वैसे रेल का भी देखा होगा। मान लीजिए ट्रेन से क्या है, सामान आ रहा है। ये आप, ट्रेन तो बड़ी गंदी बनाई है मैंने, ये इसके पैर है, ठीक है, ये इसका आगे का पोर्शन। ट्रेन से सामान आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसा पर्सन बैठा है जो जिसका उसके पास क्या है, ट्रेन जो सामान है उसकी सबके पास लिस्ट है। ये पर्सन है जो यहाँ बैठा है, ठीक है। और ये जो सामान है इसके यहाँ इस वाले एरिया से लोग आएंगे, इस वाले एरिया से लोग आएंगे, इस वाले एरिया से आएंगे। मान लीजिए पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहे हैं, और क्या है, मान लीजिए यूपी से आ रहे हैं, ठीक है। ये एक डेस्टिनी है जहाँ पर आके ट्रेन रुकेगी और यहाँ पर सभी के लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है कि इनके पास भी अपने अपने सामान की लिस्ट होगी जो इनको इस ट्रेन से उतारना है, इन सभी के पास। तो ये आएंगे, ये इस पर्सन को दिखाएंगे कि ये लो मेरा सामान, ये इस ट्रेन से उतार के मुझे दो, ये लो ये सामान मुझे उतार के दो। मीन्स अब ये बिना पर्ची आएंगे, क्या इनको दे देगा वो ट्रेन वाला अंकल? ये कहेगा कि हाँ ले जा, चल कोई बात नहीं तेरे पास पर्ची नहीं,
बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं कहेगा कि वो ऐसा है, जी नहीं कहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये जो बिल है ना, इसको इसने एक्सेप्ट किया, इसका बिल इसने एक्सेप्ट किया, ये मैच करेगा कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि ये दोनों का बिल, अमाउंट, फीचर्स, प्रोडक्ट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको मैच करके देन अगर वेरीफाई हो गया, ये इसको सामान लौटा देगा। इसी तरह सबके साथ करेगा, ठीक है। इसी तरह से बैंक के अंदर होता है। जैसे प्रोमिसरी नोट पढ़ा है, बिजनेस लॉ के अंदर मैंने पढ़ाया था, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिजनेस लॉ के अंदर मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कराया था। नेगोशिएबल के चैप्टर के जो 18वां चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज आया था, प्रोमिसरी नोट आया था, चेक आया था। याद है किसी को या भूल गए सारे? याद रखना है बेटा। अभी तक आपने पेपर नहीं दिए, पेपर दे के भूल जाना बेसिक चाहे, फिर भी नहीं भूलना, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही बोलते हैं। बताओ इनके बारे में। जब कोई व्यक्ति प्रोमिसरी नोट इशू कर देता है, लो, या चेक इशू कर देता है, लो, ये चेक लो, और जब आपका मन करे आप इसे बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा के अपने पैसे ले लेना। तो बैंक वाले क्या करेंगे, इस चेक के बिहाव पे, जिसका इसके खाता है इस बैंक के अंदर, मान लो कि ये एसबीआई का चेक है, ठीक है, एसबीआई का चेक था और ये इशू किया था राम ने, इसकी राम इंसान ने किसी की पेमेंट करनी थी शाम की, ठीक है। राम ने क्या कहा कि लो मैं तुझे चेक दे देता हूं, और जब चाहे तो शाम इस चेक को बैंक में जाके अपने पास डिस्चार्ज करवा लियो, मीन्स की पैसा अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करवा लियो। तो शाम गया दौड़ा दौड़ा बैंक के पास, लो चेक लो और मुझे ये पैसा मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दो। क्या बैंक सीधा कर देगा? नहीं, बैंक पहले चेक करेगा कि ये जो राम है इसका एक्चुअल में अकाउंट है या नहीं है। चलो अकाउंट मिल गया, अकाउंट मिलने के बाद ये भी तो चेक करेगा कि उसके में बैंक के अकाउंट के अंदर पैसे हैं या नहीं है। अगर पैसे ही नहीं है तो क्या उसके शाम के अकाउंट में चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो यही होता है बैंकर एक्सेप्टेंस मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पर इन बिल को एक्सेप्ट किया जाता है और ये जो बिल है एक एविडेंस की तरह काम करते हैं, इस तरह से वेरिफिकेशन होती है। ये कहते हैं द मार्केट इन विच द बैंकर एक्सेप्टेंस इसका आर ट्रेड इन द बैंकर एक्सेप्टेंस मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पर इन बिलों को एक्सेप्ट किया जाता है उसे बोला जाता है बैंकर एक्सेप्टेंस मार्केट। ये कहते हैं कि व्हेन बैंक एक्सेप्ट द बिल ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट, जब बैंक एक्सेप्ट कर लेता है बिल को किसके बिहाफ पर? क्लाइंट के बिहाफ पर, उसे कहेंगे बैंकर एक्सेप्टेंस। मीन्स कि जिसने एक्सेप्ट किया, बैंक ने एक्सेप्ट किया, तो इसलिए बैंकर एक्सेप्टेंस कहते हैं। और इट इज ए प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, ये कहते हैं बैंक वाले, मतलब जो पर्ची होती है, जो रिसिप्ट होती है, वो कहती है कि मैं फ्यूचर में पे कर दूंगा। उस पर लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे। कभी आपने नोट देखा है 10 का 5 का? मेरे पास अभी रखा भी नहीं है, कहाँ है मेरे पास पैसे ही नहीं है फिलहाल, अदरवाइज मैं दिखा देते। आपने कभी गांधी जी के साइड में देखा आई प्रॉमिस टू पे ऑफ दिस शेयर स्टेक होल्डर, है ना, लिखा होता है ना, ऐसा कुछ लिखा होता है कि मैं 10 रुपये इस धारक को देता हूं। तो ये यही होता है। इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ द टाइम ड्राफ्ट एक्सेप्ट एंड गारंटी बाय द बैंक। ये कहते हैं कि टाइम पे भी, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग भी होता है, या फिर आपको उसी टाइम पे दे दिया जाता है। इसे बोलते हैं बैंकर एक्सेप्टेंस मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पर इन बिलों को एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। कोलेटरल लोन मार्केट, कोलेटरल लोन मार्केट होते हैं। कोलेटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को रखने के लिए बोला जाता है। दैट मीन्स द कोलेटरल इज द प्रॉपर्टी और द सम अदर एसेट्स दैट आर द बोरोवर ऑफर एज अ सिक्योरिटी ऑफ अ प्रोक्योर लैंड। देखिए क्या कहता है कि जैसे बैंक से किसने लोन लिया था? हमारे एग्जाम्पल के अंदर बैंक से किसने लोन लिया था? ABC लिमिटेड ने बैंक से लिया था लोन, ठीक है। कितने का लिया था याद है या फिर भूलते जा रहे हो? 20 लाख का, ठीक है, 20 लाख का लोन लिया। इन फ्यूचर जब इसने इसको सिक्योरिटी भी तो दी होगी ना, क्या दी थी? मैंने आपको बोला था ना, बैंक ऐसे ही पैसे नहीं देगा। एक तो पहले उससे सिक्योरिटी लेगा कि अगर तूने इन फ्यूचर पैसे नहीं दिए तो मैं कहाँ तुझे ढूंढता फिरूंगा, तू मुझे सिक्योरिटी दे, अपनी जमीन के कागज दे, अपनी बाइक के कागज दे, मुझे नहीं पता, कागज दे तभी दूंगा लोन, पर दे दूंगा, कंडीशन है। अगर इसने सिक्योरिटी रख दी, 20 लाख की जगह 20 लाख की वैल्यू मीन्स की 20 लाख की एक जमीन रख दी, प्लाट रख दिया, हाउस रख दिया, ठीक है। इन फ्यूचर मान लीजिए से क्या है, आज कौन सी तारीख है? 23 फरवरी है ना, 23 फरवरी है, कौन सी है? 22 फरवरी है, चलो मान लेते 23 फरवरी है।
तो 23 फरवरी को इसको क्या करना था, लोन चुकाना था। इसने चुकाया नहीं, भाग गया कहीं पर। तो बैंक क्या करेगा, अब उसको ढूंढेगा? ढूंढेगा? नहीं ढूंढेगा। क्यों नहीं ढूंढेगा? क्योंकि इसने पहले ही अपना इंतजाम कर रखा था, अगर भाग भी गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी रही इसकी, इसको बेच दूंगा, आ जाएंगे मेरे पास पैसे। पर बेचने से पहले इसके नोटिस देगा कि मैं तेरी सिक्योरिटी को बेच रहा हूँ। इसी को बोलते हैं कोलेटरल लोन मार्केट। ऐसी मार्केट जहां पर इन सिक्योरिटी को खरीदा बेचा जाता है। कोलेटरल इज द प्रॉपर्टी और सम अदर एसेट्स, ऐसी एसेट्स मीन्स की ऐसी सिक्योरिटी जो बैंक को दी जाती है, दैट ए बोरोवर ऑफर्ड एज ए सिक्योरिटी ऑफ प्रोक्योर ए लोन। लोन लेने के लिए कोई व्यक्ति जब सिक्योरिटी को रखता है बैंक के पास, उनको बोला गया है, उन एसेट्स को बोला गया है। इफ द बोरोवर फेल टू रीपे द लोन, अगर एबीसी लिमिटेड फेल हो जाता है लोन को पे करने के लिए, तो क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा? लोन को पे करने के लिए अगर वो फेल हो जाता है कि कहाँ गया, ये रहा, द लैंडर कैन रिसाइज द कोलेटरल टू कवर द लोन। लैंडर मीन्स कि बैंक उस कोलेटरल सिक्योरिटी को बेचकर अपना पैसा चुकता कर लेगा, मीन्स जितना पैसा उसने इसको दिया था वो सारा पैसा ले लेगा। ठीक है, यही बात है कोलेटरल लोन मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पे इन सिक्योरिटी की सेल परचेजिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेजरी बिल मार्केट। ये मैंने इतने अच्छे से समझाया था, पता होगा तो मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करती क्योंकि यहीं पर 40 मिनट खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से मैंने कमर्शियल बिल मार्केट को समझाया था, ये मैंने इसलिए डीपली समझाया क्योंकि ये जो पॉइंट है आगे नहीं आए थे इतने सिस्टम के साथ। ठीक है, तो कमर्शियल बिल मार्केट भी मैंने समझाया था, ये ऐसी मार्केट है जहां पर डीलिंग होती है बिल्स की। बिल्स कौन से? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैंने बोला था कि बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं और कौन से थे, प्रोमिसरी नोट, चेक, इनकी डीलिंग होती है। इनकी डीलिंग के लिए ही ये मार्केट है, जैसे कि हमने बैंकर एक्सेप्टेंस के अंदर हमने किया था, वैसे ही सेम प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए जो अभी हमने डिस्कस किया है, और इसको देखो आपको मैं मोटे मोटे अक्षर में बताती हूँ, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मैंने पहले पढ़ा दिया, मान ही नहीं रहे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैज बीन बी डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 1। मैंने भी किया था डिटेल में, बट आप मानते ही नहीं हो, तो इसलिए बोल रही हूँ पहले चैप्टर नंबर 1 देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैंने बिल्कुल धैर्य से समझाया था, 1.5 से 1 घंटे का लेक्चर लिया तो सुबह 4 बजे। सो आप उसको देख सकते हो, मेरी मेहनत भी देख सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है, बहुत ही कम टाइम का रह गया है, इंपॉर्टेंस, फीचर्स और डिफिसिट। देन उसके बाद हमारा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार फिर पॉइंट्स रिपीट होते रहेंगे, हम फिर इसको बार बार नहीं करेंगे, फिर हम केवल और केवल आपको याद दिलाएंगे कि हाँ हमने किया था। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मनी मार्केट। इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ द मनी मार्केट का मतलब क्या है कि मनी मार्केट का हमारी इंडियन इकोनॉमिक के अंदर क्या रोल है, उसको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर मीन्स की जो व्यापार है, लेन देन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये कहते हैं कि मनी मार्केट फिनांस बाय द working capital requirement of the trade and industry through commercial paper, treasury bill, certificate of deposit. It is an important source of the short term. ये कहते हैं कि अगर इन सभी को, ट्रेड को, इंडस्ट्री को थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? मनी मार्केट के पास जाएंगे। मीन्स कि जब इनके पास थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है वो इनके पास जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई छोटे व्यापारी है, स्मॉल पर्सन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, वो कहाँ से पैसा उठा सकते हैं एज ए लोन, या फिर कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए इनकम की तरह, एज ए एसेट्स की तरह, वो मनी मार्केट है। सो इसलिए कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट में क्यों हेल्प करता है, थोड़ा सा वैसे ये अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे तो बेटर रहेगा, फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। अवेलेबल ऑफ फंड इन द मनी मार्केट इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अ कैपिटल मार्केट। अगर आपने मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना सीख लिया या फिर मनी मार्केट के अंदर आपके पास सोर्स अवेलेबल हो गए, तो आप, सिंपल सी बात है, आप कैपिटल मार्केट के अंदर भी
इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक दूसरे से नॉर्मल से कहते हैं ना कि अगर आपने 9वीं क्लास अच्छे से की है, 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है, तो 10th में आप अच्छे नंबर ला सकते हो और अच्छे से। इसी तरह से कहते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे से कर ली तो मास्टर्स जो करेगा, चाहे MBA करे चाहे MCOM करे, उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने पहले अच्छे से पढ़ा है। इसी तरह से मनी मार्केट आ गई तो कैपिटल मार्केट भी आ जाएंगे। बाकी इसको डिस्कस आगे नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि हेल्पफुल टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के लिए कैसे हेल्पफुल है? मनी मार्केट हेल्प द कमर्शियल बैंक इन मीटिंग देयर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या कह रहा है? जब कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं होती, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब पता है क्या है? नहीं पता तो वीडियो देखना, CRR SLR मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। मैं बोल रही हूँ चैप्टर 9 का है ये। चैप्टर 9 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि CRR जो है बैंक वालों को RBI के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है। क्यों करवाना पड़ता है वो भी बताया था। SLR उन्हें खुद अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। अगर इन फ्यूचर वो CRR और SLR की जो अमाउंट है वो कम रह जाती है या फिर शॉर्टेज हो जाती है पैसों की, तो कमर्शियल बैंक यहाँ से पैसा उधार ले लेती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो मनी मार्केट हेल्प करती है बैंक की इन इन्वेस्टिंग देयर सरप्लस, अपने सरप्लस को इन्वेस्ट करती है फंड में हाई लिक्विडिटी एसेट्स। यही बात है, जहां पर सरप्लस है उस सरप्लस के पैसे को आपको क्या करना है? डिफिसिट्स एरिया के अंदर यूज करना है जहां पर कमी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मनी मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी को लाने के लिए भी हेल्पफुल है। कैसे? पता है इस बात का? नहीं पता? बता देती हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? ऐसी पॉलिसी जो मनी की सप्लाई, मनी की डिमांड को, मनी के सभी तरह की पॉलिसीज को, मनी की मतलब सारा काम मनी का होता है, मनी को कंट्रोल करने के लिए मनी मार्केट होती है। ठीक है जी। और मनी मार्केट के अंदर कब पैसे को सप्लाई करना है ज़्यादा, कब पैसे को सप्लाई नहीं करना है ज़्यादा, वो भी मनी मार्केट के थ्रू ही हेल्प प्रोवाइड करती है। कैसे? क्योंकि सेंट्रल बैंक, मनी मार्केट हेल्प करती है सेंट्रल बैंक की। ठीक है, और वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करता है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर सेंट्रल बैंक को मनी मार्केट की इंफॉर्मेशन होगी, मीन्स की छोटे व्यापार, जो छोटी जगह है जहाँ पर थोड़े टाइम के लिए पैसों की लेन देन की जाती है, उनकी इंफॉर्मेशन होगी, वो मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से बना सकता है। क्योंकि उसे पता होगा कि क्या सारे लोग उधार ले रहे हैं या सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या बीच का रेशियो है, कौन सी रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। अगर इसमें यह पता लगा कि सारे लोग उधार ले रहे हैं, उधार मीन्स की बोरो कर रहे हैं, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन ले रहे हैं, तो बैंक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक क्या करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर लोन की रेट बढ़ा देगी, जिससे क्या है, लोन कम हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए बोलते हो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 9 देखना है, देन चैप्टर नंबर हमारा 3 अच्छे से समझना है। ठीक है, यही बात है गाइडलाइंस मॉनेटरी पॉलिसी की, सेम बात है। नेक्स्ट आता है हेल्प गवर्नमेंट इन रेजिंग द फंड। गवर्नमेंट के फंड को रेज करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, अगर गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है, ज़रूरी थोड़ी ना हर बार हमें पैसों की ज़रूरत हो, हम इतने गरीब भी नहीं है, हमें भी पैसों की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को अब की बार पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे इस एग्जाम्पल में गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत क्यों है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें काफ़ी तरह की फैसिलिटी देने के लिए ही गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई क्या होगा, जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होगी तो ट्रेजरी बिल, जो थोड़े टाइम के लिए यूज़ करते हैं ना पैसे, थोड़े टाइम के लिए बैंक गवर्नमेंट जब क्या है पैसों को उधार में लेती है, तो वो मनी मार्केट से लेती है। और मनी मार्केट के जो पर्सन होते हैं वो एक तरह से एक एडवाइज़र की तरह काम करते हैं, वो उन्हें एडवाइस भी देते हैं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कैन इशू ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल एक्सेट्रा टू रेज द फंड। फंड को रेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ट्रेजरी बिल भी इशू कर देती है, कैश मैनेजमेंट बिल भी इशू कर देती है। इन अब्सेंस ऑफ वेल डेवलपमेंट मनी मार्केट, अगर मनी मार्केट उस एरिया में अच्छी तरह से डेवलप नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल हैव टू इशू मोर करेंसी नोट, ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी नोट इशू कर देगी। क्यों?
पैसा ही नहीं है, मनी मार्केट के अंदर डेवलपमेंट ही नहीं है, अच्छे तरह से विकास ही नहीं है मनी मार्केट के अंदर, तो क्या करेगी, और या फिर आरबीआई से बोरो कर लेगी गवर्नमेंट। ठीक है, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज द मनी सप्लाई। अगर मनी मार्केट के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, लॉजिक समझना, देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड मैं एक बारी इसको लिख लेती हूँ, लिख नहीं मैं इसको जचा लेती हूँ। देखो ये कहता है अगर मनी मार्केट के अंदर डेवलपमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी और पैसा छापो, पैसा छापो, मोर करेंसी करो, करेंसी छाप के दो मुझे, या फिर वो आरबीआई से क्या करेगी, बोरो कर लेगी, मीन्स कि आरबीआई से वो उधार ले लेगी। अगर ऐसा हुआ, ज़्यादा पैसा हुआ, तो मनी की जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी, पैसों की जो बाढ़ आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा इन्फ्लेशन के अंदर। इन्फ्लेशन पता है क्या है, महंगाई, क्योंकि जब अगर इन्फ्लेशन की तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई फिर पॉलिसी निकालेगी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो दैट्स वाई मनी मार्केट का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पूरी इकोनॉमी को लॉस उठाना पड़ सकता है। ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल आया समझ में। सो यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट्स को कंप्लीट कर लिया। अब इसकी जो फीचर्स हैं सिमिलर है इम्पोर्टेंट्स के, बट जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है डिकोटोनमी। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज को दो टाइप्स में, दो भागों में डिवाइड कर देना। जैसे कि मनी मार्केट थी आपके पास, मनी मार्केट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में डिवाइड कर देने का मतलब क्या है कि एक तो कर दिया आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर को, एक कर दिया आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को। ऑर्गेनाइज सेक्टर पता है कौन सा होता है, ऐसा सेक्टर जिसके अंदर आरबीआई के रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है उन बैंकों के द्वारा, उन सेक्टर के द्वारा। ठीक है, ऐसे सेक्टर को हम कहेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो कहेंगे जिसमें आरबीआई के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे सेक्टर कौन से होंगे, इसमें आ जाएंगे हमारे जैसे बैंक हो जाएंगे, हमारे कॉर्पोरेटिव बैंक हो जाएंगे, हमारे कमर्शियल बैंक हो जाएंगे, जितने भी बैंक है वो सारे आ जाएंगे। बट अनऑर्गेनाइज के अंदर वो सभी आ जाएंगे, जैसे कि गांव के अंदर आपने देखा होगा महाजन, साहूकार, मुनीम, ये पैसा देते हैं ना उधार पर, इनके अंदर आपने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सीजनल वेरिएशन मैंने आपको पढ़ा दिया। स्लैक सीजन होता है, बिजी सीजन होता है। स्लैक सीजन के अंदर क्या है, लोग कम लोन लेते हैं, बिजी सीजन के अंदर लोग ज़्यादा लोन लेते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जो बिजी सीजन कवर करता है पीरियड फ्रॉम द नवंबर टू अप्रैल, है ना, नवंबर से लेके अप्रैल, मैंने अक्टूबर से अप्रैल कर दिया था, है ना, अक्टूबर से मार्च कर दिया था, कोई बात नहीं। व्हेन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम इनटू द मार्केट, जब मार्केट के अंदर एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आता है, उस टाइम पे क्या है, ज़्यादा डिमांड होती है पैसों की ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसलिए कहते हैं हम इसको बिजी सीजन। तो ये कहते हैं मनी मार्केट अकॉर्डिंग टू सीजन, उनके अंदर भी पैसे की सप्लाई होती रहती है। ठीक है, प्रीडोमिनेंट प्लेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये डिस्कस हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मनी मार्केट के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब तो नेक्स्ट पॉइंट है अनडेवलप्ड बिल मार्केट। ये वैसे इसका पॉइंट नहीं है, ये हमारा डीमेरिट्स का पॉइंट है, हम इसके अंदर करेंगे। बाय डिफॉल्ट ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, सो आप इसको इग्नोर कीजिए। आइसोलेशन फ्रॉम फॉरेन मनी मार्केट, जो हमारी इंडियन मनी मार्केट को क्या किया है, फॉरेन की मनी मार्केट से क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट मीन्स कि फॉरेन की मनी मार्केट से अपनी इंडियन मनी मार्केट को अलग कर दिया है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको बताया था ना कि एक सेलर है एक तो मार्केट के अंदर एक सेलर है और एक मार्केट के अंदर काफ़ी सारे सेलर हैं। तो क्या किया है कि आपके पास काफ़ी तरह के इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी तरह के बैंक है आजकल, काफ़ी तरह की क्या है, आईसीआई बैंक एक क्या है, एसबीआई है, आईसीआई है, और एचडीएफसी है, आईडीबीआई है,
और भी है, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, काफ़ी सारे बैंक हैं, सबके अंदर अलग अलग स्कीम है। ये तो हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों के नाम हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और जो इनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं। तो मनी मार्केट के अंदर भी इसी तरह से होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी सारे हैं, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है। एग्जिम बैंक है, सारे बैंक आ जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, क्रेडिट ऑफ डिपॉजिट, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरकोल मनी मार्केट, ये भी हो गया इंटरकोल मनी मार्केट के बाद, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, ये इसके अंदर है। अब इसके अंदर आ जाते हैं डिफेक्ट्स क्या है ऑफ इंडियन मनी मार्केट के, क्या क्या कमियां हैं इंडियन मनी मार्केट्स के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, मनी मार्केट है, इतनी सारी डीलिंग होती है, इतना सारा काम करती है, इतने सारे लोग होंगे, इतने मतलब कि इंडिया के अंदर मनी मार्केट है, वहाँ पर पूरी इंडिया के लोग क्या हैं, पूरे 29 राज्य हमारे हैं, वो 29 के 29 वहाँ डील करते हैं, वहाँ से लेन देन करते हैं। तो कितने मुश्किल होगा कि उनके साथ अच्छे से संवाद करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, अच्छे से उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना। और साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट के अंदर पैसों की कमी भी आ जाती है, कि इतने सारे लोग पैसे ले रहे हैं, इतने सारे लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतना हिसाब किताब नहीं होता, चाहे कितनी कोशिश कर लो फिर भी गड़बड़ी तो होती है ना। और लोगों के अकॉर्डिंग कई बार ऐसा होता है, स्पेकुलेशन हो जाता है, सट्टेबाजी हो जाती है काफ़ी सारे, कि लोग जितना ज़्यादा पैसा, जिनके पास जितना पैसा होगा वो जितना पैसा ऊंचा लगाएंगे, उनके बेस पे ही इंटरेस्ट रेट सेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उनके बीच में किसी भी तरह का क्या है, मतलब कि लिंक नहीं होता, एक ब्रिज अच्छे से काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, अब्सेंस इन डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट अच्छे से डेवलप नहीं है। बिल मार्केट मीन्स की, जो कि देखिए यहाँ पे ये मैंने बोला था कि यहाँ पर अनडेवलप्ड है, ठीक है ना। अनडेवलप्ड का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ द डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट हाउसेज इन द इंडियन मनी मार्केट। ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बिलों को एक्सेप्ट किया जाता है, लोन दिया जाता है, वो प्रॉपर नहीं है, बिल आपके पास प्रॉपर नहीं पहुँचते, इस कारण से उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। कई बार शॉर्टेज भी हो जाती है, सीजनल वेरिएशन आ जाता है, जब सीजन के अंदर हाई, मतलब जब हमारा क्या पास क्या है, स्लैग सीजन होता है और बिजी सीजन होता है। अगर स्लैग सीजन में मंदी है, मतलब लोग पैसा ही नहीं ले रहे हैं, तो उसके अंदर लोन की जो रेट है ना वो कम कर देते हैं, कि लोन पैसे नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं। जब बिजी सीजन होता है ना, लोग पैसा ही पे के ऊपर पैसा, लोन के ऊपर लोन के ऊपर लोन लेते हैं, तो इंटरेस्ट की दर भी ऐसे बढ़ती जाती है। तो ये कहते हैं कि गलत बात है, गवर्नमेंट की गलत बात है। क्यों? उन्हें पैसा चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इंटरेस्ट रेट। नॉर्मल सी बात है, इंटरेस्ट रेट सभी बैंकों के अंदर अलग अलग है। आज एसबीआई में के अंदर चले जाओगे, उसके अंदर अलग है। आरबीआई की ने गाइडलाइंस दे रखी है, बट सभी बैंकों की अलग अलग रेट होती है। एसबीआई की, पीएनबी की, इंदिरा बैंक की, बड़ौदा बैंक की, पता नहीं कितने कितने बैंक है ना। सो सबकी इंटरेस्ट रेट क्या है, अलग अलग होती है। इनएडुकेट बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग के अंदर जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है। ये बोला गया है कि हम नेट बैंकिंग करवाते हैं, मीन्स की ऑनलाइन बैंकिंग होती है, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में उनकी सर्विस वहाँ पर है ही नहीं। अब जैसे आप अपनी पासबुक को पूरी करवाते हैं, आपने कब करवाई है रिसेंट, अभी कभी अपने बैंक के अंदर गए अभी करवाई है तो आपने देखा होगा कि अब एक मशीन करती है, पर्सन नहीं करता, कैशियर नहीं करता आपकी। वो मशीन खराब पड़ी है एसबीआई के अंदर, मेरे बैंक के अंदर तो खराब पड़ी है, और मेरा दूसरा बैंक है पीएनबी, उसके अंदर भी खराब पड़ी है। तो क्या होता है, जो एडुकेट जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर डीमेरिट्स आ जाती है। इंडिजियस बैंकर आ जाते हैं। इंडिजियस बैंकर मीन्स की वो बैंकर ऐसे बैंक है जहां पर आरबीआई की रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होती, जहां पर आरबीआई के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, जैसे महाजन, साहूकार। और गांव के अंदर भी लोग क्या करते हैं, एक मिलकर एक कमेटी बना लेते हैं, इस तरह से बैंक बन जाता है जो लोगों को पैसा देता है। और बट वो इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कि लोग उन्हें ले लेते हैं। कारण क्या है पता है, इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी, कि
बैंक जो असली बैंक में जाओगे ना, एसबीआई के अंदर लोन लेने जाओगे तो वो कितनी पेपर फॉर्मेलिटी कराएगा, कितनी सिक्योरिटी मांगेगा, लाओ सिक्योरिटी दो, और दो क्या लेते हैं उसको, नॉमिनी को बुला के लेकर आओ कि हाँ तुम लोन ले रहे हो। इतनी कौन फैसिलिटी करे, इतनी कौन फॉर्मेलिटी करेगा ना। इसके अंदर ये भी डीमेरिट है। तो इंटरेस्ट रेट है, फ्लक्चुएशन होती रहती है सारे साल, हर साल क्या है इंटरेस्ट रेट चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि ये एक साल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मनी मार्केट एक साल के बारे में है। ठीक है, समझ में आया, डीमेरिट्स आ गए समझ में। अब जो क्या है, मेजर फॉर स्ट्रेंथिंग इंडियन मनी मार्केट, मनी मार्केट रिफॉर्म, मनी मार्केट को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे इसके अंदर सुधार लेके आ सकते हैं, इसके पॉइंट हैं हमारे 10। क्योंकि ये बात जो सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट है और जो स्ट्रेंथनेस है दोनों एक है, दोनों को मैं पढ़ा देती हूँ, बिल्कुल इजी है। देन उसके बाद बिल मार्केट इन इंडिया रह जाएगा, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो क्वेश्चन आएगा इससे पहले पहले आएगा। ठीक है, सो देखते हैं कैसे इसके मनी मार्केट के अंदर सुधार लेके आ सकते हैं। सुधार कैसे होगा, नई पॉलिसी लेके आओ और रूल रेगुलेशन बना दो और उसके ऊपर निगरानी शुरू कर दो, है ना। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा, आपने नोट किया कभी, आप नहीं पढ़ रहे तो आपके ऊपर कितनी स्ट्रिक्टनेस होती है। घर वाले स्कूल में जाके कह देते हैं मारो जितना मारना है ना, कहते हैं ना, मेरे को तो बड़ा कहते हैं मारो मैडम जितना मारना है इनको मारो, बट चला दो। भाई मैं कैसे चलाऊं, जब तक घर पे कंट्रोल नहीं होगा कैसे चलाऊंगी, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए कहते हैं कि टीचर्स भी अलर्ट हो जाती है स्टूडेंट के ऊपर, पेरेंट्स भी अलर्ट हो जाते हैं क्या बोलते हैं उसको, बच्चे के ऊपर। अगर उसने ट्यूशन लगाया रखा है तो ट्यूशन वाली मैडम को और बोल देते मारो, इसको मारो जितना हो सके मारो, पर इसको याद करवाओ, इसको पढ़ाओ, है ना। तो सारे के सारे चारों तरफ से उस बच्चे को घेर लेते हैं, वो बेचारा बीच में बच्चा कहता है कि ओ माय गॉड अब तो फंस गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से मनी मार्केट के अंदर भी क्या लेके आए हैं, रिफॉर्म लेके आए हैं, मतलब कि नई नई टेक्निक्स लेके आए हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। अब आपने म्यूचुअल फंड पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा। म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर इसकी बहुत ही वीडियो बनाता है, मतलब कि सॉरी एड निकालता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। ये भी एक अपने पैसे को स्टोर करने का एक साधन है। ये कहते हैं टू अनेबल द स्मॉल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन अ मनी मार्केट। जो बहुत ही छोटे, मेरे जैसे मैं बहुत छोटे, जो बहुत ही छोटे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास बहुत कम अमाउंट होती है, वो क्या है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मनी मार्केट के अंदर। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस कर दिया मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, कब 1992 में। और वो कहते हैं कि जो प्रमोटर्स को प्रमोट किया, मीन्स कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रमोट किया कि लाओ अब लेके आओ तुम पैसा अपना, अब इन्वेस्ट करो, अब शॉर्टेज नहीं होगी। हमने डीमेरिट्स के अंदर पढ़ा था ना, शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन अ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में कर दिया, छोटे से छोटे व्यापारी भी अब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो पैसों की कमी हो सकती है, कम हो जाएगी। और सेबी के थ्रू क्या है गाइडलाइंस इशू कर दी। सेबी के कौन है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रेगुलेशन 2002 की 2000 इसका एक्ट है। ठीक है, और अब क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है रिसेंट में, तो MMF बना दिया, मतलब कि MMF बना दिया। ठीक है जी। डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। डी रेगुलेशन का मतलब है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है उसको दोबारा से बना दिया। मीन्स आरबीआई डी रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन ईयर 1989 के अंदर। आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट है इसको दोबारा से बनवा दिया इन 1989 के अंदर। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस देयर आफ्टर आर आल्सो ट्रेड एट मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट। अब मनी मार्केट के अंदर अब सभी जगह इंटरेस्ट रेट को इस तरह से फिक्स किया गया है जिससे कि हर तरह के रूल रेगुलेशन को वो फॉलो कर सके, हर तरह के लोगों के लिए सेम इंटरेस्ट रेट हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेटिंग अप ऑफ डिस्काउंट फिनांस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFHI कहते हैं,
FHI का मतलब है डिस्काउंट फिनांस हाउस इंडिया लिमिटेड। ये कहते हैं कि टू इम्पैक्ट, जो हम इम्पैक्ट डालते हैं लिक्विडिटी इन मनी मार्केट एंड स्ट्रेंथिंग इन इट। जैसे कि अब देखिए इसके नाम से आपको समझ जाती हूँ मैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। डिस्काउंट फिनांस हाउस बहुत ही आसान सा टॉपिक है। टॉपिक ऐसा है, देखो टॉपिक ऐसे है, एक एक पॉइंट में एक एक बुक है, आपको पता है इन सभी की एक एक पॉइंट में एक एक ऐसे इनकी बुकें बनी हुई है, ऐसे इनके चैप्टर्स बने हुए हैं और आपके यहाँ पे एक एक पॉइंट दे रखे हैं। तो कैसे समझा दूँ सारी बुक को इन 5 मिनट में, है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। डिस्काउंट फिनांस हाउस ऑफ इंडिया। डिस्काउंट का मतलब होता है कटौती, फिनांस होता है पैसा, मैं लिखी इसने नहीं क्योंकि लिखने में टाइम लग रहा है, आप समझ जाइए। हाउस होता है ऐसी जगह, प्लेस, इंडिया भारत, ठीक है। मीन्स मान लीजिए आपने एफडी करवा ली बैंक के अंदर, ऐसी तरह से मनी मार्केट के अंदर भी होता है। कई बार क्या है, कुछ एक टर्म के अंदर आप क्या है पैसे को फिक्स डिपॉजिट करवा देते हो, वहां पर भी एफडी करवा ली 5 साल तक, वो भी 10 लाख की। अगर 5 साल तक करवाई है तो नॉर्मल सी बात है 5 साल से पहले वो पैसा नहीं निकलेगा, है ना। अगर और साथ में इंटरेस्ट रेट भी सेट कर दी है। इंटरेस्ट रेट अगर आप 5 साल के बाद लोगे तो आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। अगर 5 साल से पहले ही तुड़वा लोगे उस एफडी को तो आपको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह से जब आपके पास, ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल, जब आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि इसकी मैच्योरिटी की डेट 22 फरवरी 2022 है। इस डेट पर आप क्या है, इसका जो इसकी बिल है उसका पैसा आप ले सकते हो। अगर इस पर्सन ने मीन्स कि मैंने इस बिल को पहले ही उस व्यक्ति के बैंक में जाकर क्या कर दिया, उसको डिस्चार्ज करवा दिया, मीन्स कि पैसे लेने की हिम्मत की, तो बैंक क्या कहेगी, मान लीजिए इसमें 10,000 रुपये थे तो बैंक कहेगा कि 10,000 के बदले मैं तुम्हें 9,580 रुपये दूंगा। कारण पता है क्या है कि समय से पहले जब हम अपने पैसे को निकलवा लेते हैं तो बैंक कभी भी पूरा पैसा नहीं देती। इसी तरह से मनी मार्केट के अंदर भी होती है कि वो मनी मार्केट कभी भी पूरा पैसा नहीं देगी जब आप टाइम से पहले वो चीज़ें निकलवा लेते हैं। तो कारण पता है क्या है, तो इस कारण से ये पर्सन वेट कर लेगा इतनी तारीख तक, बट कौन व्यक्ति होगा जो अपने पैसे को कटवाए, नहीं होगा ना, है ना। तो यही बातें होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ये इस तरह की पॉलिसी इसलिए ले गया है क्योंकि लोगों के अंदर सब्र रखे और इतने टाइम तक, मान लीजिए वो 15 तारीख को ही आ गया जमा करवाने, 15 तारीख को ही आ गया लेने के लिए, तो जो इतने 7 दिन का जो टाइम है इस पैसे को कुछ और यूज हो सकता था, है ना। बैंकों के अंदर करोड़ों की बात होती है, हम यहाँ पे छोटी छोटी अमाउंट की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए। तो बैंक मनी मार्केट के अंदर ये रिफॉर्म आया डिस्काउंट फिनांस हाउस का कि इस तरह की पॉलिसी लेके आएंगे तो लोग अपने पैसे को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर क्या होता है, ये कहते हैं कि क्लियरिंग कॉर्पोरेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर भी देखिए, अब मैं कहूं मैंने, ये एक पर्सन है और ये भी एक पर्सन है, ये ए है और ये बी है, इसने इसको सामान बेचा, गुड्स सोल्ड। ये बहुत ही समझने के कंसेप्ट है, कभी बोलो कि ये तो आसान सा पर आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं वैसे समझा दूं। गुड्स बेचा बी, ए ने बी को, ठीक है। बी कहता है अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे सामान तो चाहिए पर पैसे नहीं है, ठीक है। ए कहते हैं मैं तुम्हें सामान दे दूंगा पर मुझे कुछ तो दो लिख के कि हाँ मैं दूंगा, एक बिल बना के दे दो, मैं कुछ तो दूं। तो ये कहता है कि मैं आपको क्या करता हूं, चेक दे देता हूं, बैंक का एक चेक दे देता हूं, बैंक चेक, ठीक है। और ये चेक दे दिया इसको। तो इस टाइम पर ये जो बैंक है ना,
ये लाइबल होगा इस पेमेंट को करने के लिए मिस्टर ए को। पता है क्यों? कारण क्या है? बैंक के अंदर इसका अकाउंट होगा मिस्टर बी का, नॉर्मल सी बात है, तभी चेक इशू कर सकता है ये। ठीक है जी। ऑन दिस टाइम 22/2/22 को, कितनी अच्छी डेट है ना, 22/2/22, 2/2/2/2/2, 22/2/22 को क्या है, इसको चेक की पेमेंट देने की जिम्मेदारी इसकी है, क्योंकि बैंक ने इसको गारंटी दी है इन केस अगर फिर भी उस टाइम पे इसके पास पैसे नहीं है। ये कहता था कि वो अगर मेरे पास 22 तारीख तक पैसे नहीं होंगे तो बैंक से निकलवा लियो। ठीक है, चेक मैंने दे दिया बैंक से, मेरे बैंक अकाउंट से तेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर उस केस टाइम पर इसके पास पैसे नहीं है तो ये सीधा बैंक के पास जाएगा, इसको पैसे मिल जाएंगे। तो दैट मीन्स बैंक ने गारंटी दी, क्लियर किया इसका चेक। क्लियर मीन्स कि पूरा पेमेंट देने के बाद सारा मामला क्लियर हो गया। तो ये होता है सेटिंग। एक कॉरपोरेशन बनाई CCIL। CCIL मीन्स की क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट द क्लियरिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर होने वाली ट्रांजेक्शन्स को पूरा किया। एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप हुई थी 2001 के अंदर। ये प्रोवाइड करती है गारंटीड क्लियरिंग करने का, सेटलमेंट करती है कि सभी ट्रांजेक्शन्स अच्छे से हो जाए, पूरी हो जाए, किसी भी तरह का किसी भी पर्सन का पैसा ना फंसे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के बारे में आप सभी जानते होंगे, आजकल हर कोई करता है, गूगल पे, फोन पे, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी होती है उसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी तो होती है उसके अंदर। और दूसरा क्या होता है उसके अंदर? एफिशिएंसी भी होती है। एफिशिएंसी मीन्स कि ट्रांसपेरेंसी होती है कि जो मुझे दिखाई देगा वो आपको भी देगा। बैंक के अंदर आपने पैसे जमा करवाए, वो बैंक वालों को भी सेम नजर आएंगे, आपको भी सेम नजर आएंगे। तो उसी को बोला गया है ट्रांसपेरेंसी। एफिशिएंसी मीन्स कि जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जो भी आप लेन देन करते हैं, वो क्लियर हो जाएगा ऑन द स्पॉट। और आपके उस ऐप को, जैसे गूगल पे को, जैसे मेरे को शुरू में चलाना नहीं आता था तो मैं बड़ी डरती थी, और मेरा भाई कहता था कि 4,000 भेज दे मेरे पास, 5,000 भेज दे। और मेरा मानना था कि बैंक से जाके उसके बैंक अकाउंट में चेक का ऑर्डर डाल दूँ, हो जाएगा। बट एट प्रेजेंट मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। कारण क्या है? ये जैसे कि अब जो डिजिटल इंडिया को बनाने का मेन मुद्दा यही है कि अब आपके अंदर अवेयरनेस लेके आनी है, जैसे कि मेरे अंदर आ गई। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के अंदर आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द वैरायटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। काफ़ी तरह के मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, जो मतलब कि जो सोर्स है, उनको क्या किया गया? इशू किया गया। अभी हमने पढ़ा था जैसे कि ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, और भी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट रेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पता है क्या मतलब है? कि ये कहते हैं कि फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स कि वो जो पर्सन है जो उस शेयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, मान ली इस कंपनी के अंदर उसने इन्वेस्ट किया तो ये इन्वेस्टर हुआ। ऐसा ना हो कि कंपनी में ऐसी पॉलिसी हो जिससे क्या इसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, इसका शोषण हो जाए। तो आरबीआई ने काफ़ी तरह की पॉलिसी निकाल रखी है, काफ़ी तरह की क्या कर रखी है, गाइडलाइंस निकाल रखी है कि किसी भी तरह का इन्वेस्टर के साथ क्या नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, आरबीआई हैज मेड क्रेडिट रेटिंग ऑफ द सम कॉर्पोरेटिव सेक्टर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मैंडेटरी थ्रू अप्रूव्ड द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाइक CRISIL। ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो क्रेडिट पे पैसा देती है, ऐसी एजेंसी है जो इस तरह के फ्रॉड को होने से बचाती है। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? रीपर्चेज आपने रेपो रेट में सुना था, मैंने आपको पढ़ाया था रेपो रेट के अंदर। रीपर्चेज का मतलब होता है जब बैंक अपनी सिक्योरिटी को, देखो रेपो रेट के अंदर क्या पढ़ा था आपने कि एक बैंक है, एक सेकंड मैं पेन को चेंज कर लेती हूँ। बैंक है, आरबीआई है, ठीक है। बैंक को पैसों की ज़रूरत थी, वो आरबीआई के पास गया तो इसने, आरबीआई ने इसको पैसे तो दे दिए बट सिक्योरिटी भी तो इसने उसकी जगह रखी थी ना, है ना।
रेपो रेट की बात की जा रही, बैंक रेट की नहीं, क्योंकि बैंक रेट और रेपो रेट में यही डिफरेंस था कि बैंक रेट में हम सिक्योरिटी नहीं रखते, बैंक वाले सिक्योरिटी नहीं रखते आरबीआई के पास जब लोन लेती है। बट रेपो रेट के अंदर हमने पढ़ा था कि बैंक को जब अगर लोन लेना है तो उसे सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बैंक इन फ्यूचर वो पैसा नहीं लौटा पाया जो आरबीआई ने इसे दिया था तो आरबीआई भी सेल कर देगी। सेम रूल है, सबके लिए सेम रूल है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि पापा ने ऐसे काम किया, दादा ने ऐसे काम किया, तो बेटा भी ऐसे, उसका पापा भी ऐसे काम करता है, पापा के बच्चे भी ऐसे काम करते हैं, है ना। तो जैसा आरबीआई वैसे बैंक, और बैंक फिर लोगों से ऐसे ही वसूल करता है जैसे आरबीआई करता है। अगर बैंक ने उसकी सिक्योरिटी को, उसके पैसे को वापस नहीं दिया तो बैंक के द्वारा की गई डिपॉजिट सिक्योरिटी को आरबीआई क्या करेगा, सेल कर देगा इन मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर क्या कर देगा, वो सेल कर देगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम पढ़ रहे थे रीपरचेज का मतलब, अगर बैंक वापिस लौटा देता है इसके पैसे तो बैंक क्या करता है, इसे वापिस सिक्योरिटी ले लेता है, इसे बोलते हैं हम रीपरचेज सिस्टम। ठीक है, रेपो के अंदर हमने पढ़ा था रीपरचेज एग्रीमेंट, साइड में लिखा हुआ है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ईयर 1992 रिजर्व रिवर्स रेपो रेट, सॉरी रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट हमारा रिवर्स रेपो रेट के अंदर पढ़ा था जो कि 1996 के अंदर आया था। ठीक है, थ्रो द रिवर्स रेपो रेट ट्रांजेक्शन कमर्शियल बैंक कैन इन्वेस्ट द सर्कल, वही बातें बार बार रिपीट हो रही है, हम इसको वापस ले लेंगे, बैंक रेट पैसा वापस दे देंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे डेवलपमेंट इन इंटर बैंक कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, याद आया उसके अंदर जो हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो हमने पढ़ा था इसके टाइप्स के अंदर, मनी मार्केट्स के टाइप, उसके अंदर अभी पढ़ा था मैंने, अभी हमने 10-20-25 मिनट पहले, उसके बाद मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा, ओ माय गॉड 1 घंटा हो गया। कोई बात नहीं, देखो अभी हो जाएगा फिनिश, अभी हमारे 2 पॉइंट रहते हैं। इसके अंदर डेवलपमेंट लेके आना है, सेटिंग अप ऑफ द सिक्योरिटी एंड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मीन्स की सेबी के अंदर, सेबी के अंदर सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी सेबी के अंदर क्या करना है, सेबी के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आने, सेबी को सेटअप किया है जिससे क्या है रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, जो भी शेयर्स को सेल परचेज किया जाता है उनके अंदर क्या है अच्छे से डील हो। अदर रिफॉर्म के अंदर सभी आ जाएंगे, जो बाकी चीज़ें बच गई हैं, ये करो ना करो कोई मैटर नहीं करता, अगर आप उनको याद कर लेते हो तो आप सफिशिएंट है आपके लिए। तो इसी के साथ मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, कौन सा पेन यूज़ करें, ये सभी मैंने आपको डिस्कस किया था। और साथ में मैंने आईएफएस का क्वेश्चन पेपर डाल रखा है, आप देख सकते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट। अब हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 9 हो गया, मीन्स कि मेरे तरफ से ये 3 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कैपिटल मार्केट के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।